अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की। इसमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि अवॉइड करें स्पाइसी फूड से, स्मोकिंग से, स्ट्रेस से, अल्कोहल से। अब हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। पीपीआईज, वो पेशेंट जिनमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की, उन्हें हमने पीपीआईज देनी है और हमने ना कॉज इरेडिकेट करने के, फॉर एग्जांपल एच पाइलोरी पेशेंट को, उसकी हमने ट्रीटमेंट देने के बाद 3 मंथ्स बाद पीपीआई स्टॉप करानी है पेशेंट की। और अगर वो पेशेंट जिनमें पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशंस है, हमने उन्हें हॉस्पिटलाइज करना है, आईवी पीपीआईज देनी है, ट्रीट करना है कॉज क्या है, फॉर एग्जांपल एच पाइलोरी से ट्रीट करना है, और डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें लाइफ लॉन्ग पीपीआईज देनी है ताकि दोबारा कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो सके। हम बात करते हैं इरेडिकेशन थेरेपी ऑफ एच पाइलोरी। इसमें हमने वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन देना है। हम पीपीआई प्लस क्लेथ्रोमाइसिन प्लस एमोक्सिसिलिन फॉर 2 वीक्स दे सकते हैं, या पीपीआई प्लस क्लेथ्रोमाइसिन प्लस मेट्रोनिडाजोल फॉर 2 वीक्स दे सकते हैं, या पीपीआई प्लस एमोक्सिसिलिन 5 डेज तक देनी है। देन हमने पीपीआई प्लस क्लेथ्रोमाइसिन प्लस टिनिडाजोल देनी है फॉर 5 डेज। अगर इनमें से एक भी कॉम्बिनेशन फेल हो जाता है, मतलब ट्रीट नहीं होता पेशेंट, देन हमने क्या करना है कि बिस्मिथ सबसैलिसाइक्लेट प्लस टेट्रासाइक्लिन प्लस मेट्रोनिडाजोल फॉर 10 to 14 डेज देनी है, या पीपीआई प्लस एमोक्सिसिलिन प्लस लियोफ्लॉक्सासिन फॉर 10 डेज देनी है। सर्जिकल मैनेजमेंट हमने तब भी करनी है जब पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस आ गई है। सर्जरी फॉर ड्यूडेनल अल्सर, इसमें हम करते हैं बिलरोथ 1 गैस्ट्रेक्टमी। इसमें हम क्या करते हैं कि हम स्टमक का डिस्टल पार्ट एंट्रम रिमूव करते हैं सिर्फ, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्टमक है उससे हम कनेक्ट कर देते हैं ड्यूडेनम से। बिलरोथ 2 गैस्ट्रेक्टमी, इसमें हम क्या करते हैं कि डिस्टल पार्ट ऑफ स्टमक रिमूव कर देते हैं जिसमें एंट्रम प्लस सम पार्ट ऑफ पाइलोरस भी आता है, और रिमेनिंग स्टमक जो रह गए पीछे हम उसे ज्वाइन कर देते हैं विद जिजेनम। गैस्ट्रोजिजेनोस्टमी, इसमें हम क्या करते हैं कि स्टमक को ना एनोस्टोमोस कर देते हैं जिजेनम से। नेक्स्ट प्रोसीजर है वेगस नर्व डीइनर्वेशन एंड ड्रेनेज प्रोसीजर। हमें पता है कि वेगस नर्व स्टमक में एसिड प्रोडक्शन भी कराती है और स्टमक की मोटिलिटी में भी इन्वॉल्व होती है। इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं कि वेगस नर्व की डीइनर्वेशन कर देते हैं, मतलब कट कर देते हैं। इससे एसिड प्रोडक्शन तो कम हो जाती है जो हमें पेप्टिक अल्सर डिजीज में चाहिए, लेकिन स्टमक की मोटिलिटी भी कंप्रोमाइज हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ना ड्रेनेज प्रोसीजर करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल पाइलोरोप्लास्टी, हमें वाइडनिंग ऑफ पाइलोरस करनी पड़ती है, या गैस्ट्रोजिजेनोस्टमी, मतलब मैंने आपको बताया कि स्टमक को हम जिजेनम से डायरेक्ट कर देते हैं, हम ड्यूडेनम को बाईपास कर देते हैं। अच्छा, वेगनल नर्व डीइनर्वेशन एंड ड्रेनेज में 3 प्रोसीजर्स आते हैं: ट्रंकल वेगोटमी एंड ड्रेनेज, सिलेक्टिव वेगोटमी एंड ड्रेनेज, एंड हाईली सिलेक्टिव वेगोटमी। ठीक है, सबसे हम बारी बारी डिस्कस करते हैं, बहुत इजी है। ट्रंकल वेगोटमी एंड ड्रेनेज, इसमें हम क्या करते हैं कि मेन वेगस नर्व की ट्रंक है ना, मतलब राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस दोनों को डीनर्वेट कर देते हैं नियर इसोफेगस। इससे ये होता है कि एसिड प्रोडक्शन तो कम हो जाती है, लेकिन स्टमक की मोटिलिटी भी ना सवेयर कंप्रोमाइज होती है। इसके लिए हमें ड्रेनेज मस्ट करनी पड़ती है। ड्रेनेज में मैंने आपको बताया नहीं, या पाइलोरस को ज़्यादा वाइड कर देते हैं या गैस्ट्रोजिजेनोस्टमी कर देते हैं। बात करते हैं सिलेक्टिव वेगोटमी एंड ड्रेनेज। इसमें ना वेगस नर्व की सिर्फ उन्हीं ब्रांचेस को डीनर्वेट करते हैं जो स्टमक तक जा रही होती है। इसमें भी स्टमक की तो मोटिलिटी कंप्रोमाइज होगी ना, तो हम उसके लिए ड्रेनेज हमें करनी पड़ती है। थर्ड प्रोसीजर है हाईली सिलेक्टिव वेगोटमी। जैसे नेम से पता लग रहा है हाईली सिलेक्टिव है ये। हम इसमें ना वेगस नर्व के सिर्फ उन्हीं ब्रांचेस को डीनर्वेट करती है जो पेराइटल सेल्स को सप्लाई कर रही होती है। हमें पता है पेराइटल सेल्स एसिड की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसकी वजह से सिर्फ एसिड की प्रोडक्शन कम होती है। जो कि सिर्फ पेराइटल सेल्स वाले वेगस नर्व भी डीनर्वेट हो रही है, तो इसमें हमें ड्रेनेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब सर्जरी फॉर गैस्ट्रिक अल्सर, बुक में हमारी लिखा हुआ है कि गैस्ट्रिक अल्सर की सर्जरी में हम ये करते हैं कि डिजीज टिश्यू को रिमूव कर देते हैं ताकि क्या हो सके कि मैलिग्नेंसी ना हो सके। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज में मैंने निमोनिक बनाया हुआ पैड GR, G 2 दफ़ा इसमें। ठीक है, पैड से क्या होगा, पोस्ट वेगोटमी डायरिया, अल्कलाइन रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस, डंपिंग सिंड्रोम, गॉलस्टोन फॉर्मेशन, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा एंड रिकरेंट अल्सरेशन। ठीक है, अब डंपिंग सिंड्रोम क्या है? डंपिंग सिंड्रोम बात करते हैं। डंपिंग सिंड्रोम
डंपिंग सिंड्रोम होता है पेप्टिक अल्सर सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन है एक। इसमें क्या है कि हमें जैसे पता है फॉर एग्जांपल हमने गैस्ट्रोजिजिनोस्टमी कर दिया, हमने ड्यूडेनम को बाईपास कर दिया, हमने स्टमक को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जिजिनम से। इससे क्या होगा कि जो ग्लूकोज वगैरह होगा वो इंटेस्टाइन में एज कम्पेयर टू पहले जैसे आता था जल्दी आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इंसुलिन ज़्यादा रिलीज होगी। इंसुलिन ज़्यादा रिलीज होगी तो इस वजह से ये होगा कि हाइपोग्लाइसीमिया बॉडी में जल्दी डेवलप होगा। हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप होगा तो इसमें सिम्टम्स वगैरह आते हैं। अर्ली डंपिंग सिंड्रोम में वॉमिटिंग, डायरिया, इंडाइजेशन के सिम्टम्स आते हैं और लेट डंपिंग सिंड्रोम में आता है हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह के सिम्टम्स आते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये इसलिए होता है क्योंकि इंटेस्टाइन से आयरन एब्जॉर्प्शन होनी थी, लेकिन क्या है कि हमने फॉर एग्जांपल गैस्ट्रोजिजिनोस्टमी कर दिया तो हमने ड्यूडेनम बाईपास कर दिया है तो आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो जाएगी क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर स्टमक से रिलीज होना था। कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी हो जाएगी क्योंकि हमें पता है कि कैल्शियम विटामिन D गट से एब्जॉर्ब करवाती है। और मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम भी हो सकता है और एपिटाइट भी कम हो सकती है। अब कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेप्टिक अल्सर, इसमें परफोरेशन आती है, ब्लीडिंग आती है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन आती है, रिकरेंट अल्सरेशन आती है। ये थी आज की पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की वीडियो। उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और मैंने ना व्हाट्सएप चैनल बनाया, उसमें मैं अपने नोट्स अपलोड करता हूँ, तो आप वहाँ से जाके हर टॉपिक के ना नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।